हेलो एंड अ वेरी गुड इवनिंग। इस साल की लास्ट क्लास में आप सभी का वेलकम करता हूँ। 31 है आज। आप सभी को एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। नया साल आपकी ज़िंदगी में नए रंग और नए सपने लेकर के आए। चलिए, आज का आर्टिकल लिखा गया है विजय माल्या नीरव मोदी पे। ये फाइनेंशियल फ्यूजिटिव्स, आर्थिक भगोड़े, आज भी भारत हम इनको नहीं ला पा रहे हैं, बहुत मजबूर हैं। चलिए, आर्टिकल के ऊपर एक छोटा सा क्विज़ है, वोकैब बेस्ड क्विज है, और वोकैब में भी आपको ईडियम्स और फ्रेजेस मिलेंगे। आज बहुत सारे ईडियम्स आज की क्लास में। पूरे मन से क्लास को लेना ताकि 8 में से 8 मार्क्स आप स्कोर करें। सॉल्यूशंस क्लास के लास्ट में करवाते हैं। आइए लेक्चर को शुरू करें। ऑलराइट, विजय, नीरव एंड इंडिया। समझ पा रहे होंगे आप क्या कहना चाह रहे हैं। चलिए, टाइटल पैराग्राफ ही देख लेते हैं। रेगुलेटरी फेलियर्स एंड वीक एनफोर्समेंट इनेबल्ड विजय माल्या एंड नीरव मोदीज फाइनेंशियल क्राइम्स। कह रहा है एक तो जो रेगुलेटरी फेलियर है, फेलियर यानी नाकामयाबी, रेगुलेटरी यानी जो नियमों से जुड़ी हो, रेगुलेशन से जुड़ी हो, सरकारी एजेंसियां जो देखती हैं कि नियम पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे। कह रहे सरकारी एजेंसीज़ की जो नाकामयाबी है रेगुलेशन की, और जो वीक एनफोर्समेंट है, एनफोर्समेंट मतलब कानून को, रूल्स को एनफोर्स करवाना, कह रहे इन दोनों चीज़ों ने इनेबल किया या आसान बनाया विजय माल्या और नीरव मोदी के फाइनेंशियल क्राइम्स को, आर्थिक गुनाहों को। तो ये जो दो, क्या बताएं, इनका पैसा लेके भागे हुए हैं, देश का पैसा, आम आदमी का पैसा। ये पैसा इसीलिए लेकर के भागे हैं क्योंकि जिनको पकड़ना था वो गहरी नींद में सोए हुए थे। वो एजेंसीज़ को बहुत बाद में पता लगा कि ये दोनों क्या खेल कर रहे हैं। चलिए, रेगुलेटरी फेलियर्स और एनफोर्समेंट्स आपका सब्जेक्ट है। इनेबल्ड इसकी वर्ब है। व्हेन यू इनेबल समथिंग, आप उस चीज़ को आसान बनाते हैं, उस चीज़ को पॉसिबल बनाते हैं। जल्दी से आगे बढ़ेंगे, इस आर्टिकल की वोकैब पे नजर डालते हैं। 5-6 वर्ड शुरू में एक साथ देख लो ताकि आप इसको स्मूथली पढ़ सको। ज़रूर से एक लाइक और एक शेयर दें क्लास को हर रोज़ की तरह, ताकि इस क्लास को दूसरे स्टूडेंट्स तक हम पहुँचा पाएँ। चलिए, मॉक टेस्ट पासिस पे टेक्स्ट बुक की लोवेस्ट प्राइस एवर सेल एक्टिवेट हो चुकी है। पिछले साल का प्राइस है ये 307 रुपये। 700 रुपये वाला पास आपको 307 में मिल रहा है इस सेल के दौरान। इस प्रो पास के अंदर सारे एग्जाम्स कवर्ड होंगे, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, डिफेंस, जो भी आप प्रिपेयर कर रहे हैं, सबके मॉक टेस्ट 70,000 से भी ज़्यादा, और प्लस में प्रीवियस ईयर पेपर्स भी इंक्लूडेड हैं। चलिए, मिनिमम प्राइस है 3 दिनों के लिए। ज़रूर से फ़ायदा उठाएं सेल का। इफ़ यू नीड द पास, कमेंट सेक्शन में जाएं, टेक्स्ट बुक के लिंक पे क्लिक करें, जो भी प्राइस आपको दिखाए कूपन लगाएं उस पर YT10। जैसे इस कूपन को आप अप्लाई करेंगे, आपका प्राइस खटके हो जाएगा 307 रुपये। चलिए, मेक श्योर टू टेक बेनिफिट ऑफ द सेल। कमेंट सेक्शन में लिंक दिया गया है, यूज़ द कूपन YT10। ऑलराइट, वोकैब शीट अपनी थोड़ा जूम इन मैंने कर दिया इसको, है ना। वैसे पूरी शीट आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी डाउनलोड करने के लिए। पहला वर्ड अपने पास कोलेट्रल, और ये वर्ड आपको मिलेगा फाइनेंशियल आर्टिकल्स में, बैंकिंग आर्टिकल्स में। कोलेट्रल का मतलब होता है एक ऐसी गारंटी जो आप किसी लोन के सामने रखते हैं। आपको लोन चाहिए तो घर के कागज़ रखे, गोल्ड रखा, तो ये जो गारंटी के तौर पे चीज़ें आप रखते हैं ना, दीज आर कॉल्ड कोलेट्रल। शी यूज्ड हर हाउस एज अ कोलेट्रल फॉर द लोन। उसने अपने घर को इस्तेमाल किया एक कोलेट्रल के तौर पे, गारंटी के तौर पे, अपने लोन के लिए। अब कोलेट्रल जो है, इसी से दूसरा मीनिंग भी निकलता है, सेकेंडरी। जो चीज़ प्राइमरी है, जो आपका मेन टारगेट है, वो प्राइमरी टारगेट है, और जो दूसरा टारगेट है जो साथ में हो जाए, वो कोलेट्रल है। जैसे आपने कॉमर्स लिया, CA बनना आपका प्राइमरी टारगेट है, और CS आपका कोलेट्रल हो सकता है। समझ पा रहे हो। CA तो बनूंगा, नहीं बना तो CS तो बन ही जाऊंगा। तो जो सेकेंडरी वाला होता है उसको भी कोलेट्रल बोल देते हैं। वॉर्स ऑफ्टन एंड अप कॉजिंग कोलेट्रल डैमेज इन टर्म्स ऑफ सिविलियन डेथ्स। वॉर्स जो होती हैं अक्सर वो एंड अप होती हैं, इस मुकाम पे पहुंचती हैं, एंड अप होना, किसी मुकाम पे पहुंचना, कि वो कॉज करें सेकेंडरी डैमेज सिविलियन डेथ्स के तौर पे। प्राइमरी डैमेज तो हो ही रही है, जंग के मैदान में आम आदमी भी मारा जाता है। चलिए, एक ही वर्ड, 2 मीनिंग्स डिटेल में करवाया आपको। नेक्स्ट वर्ड है अपने पास स्विंडल। किसी को धोखा देना या चीट करने को बोलते हैं स्विंडल करना। नेटवर्क मार्केटिंग स्कीम्स आर ऑफ्टन डिजाइन टू स्विंडल इनोसेंट पीपल इन द नेम ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये जो पिरामिड स्कीम्स होती हैं, नेटवर्क मार्केटिंग स्कीम्स, अक्सर ये डिज़ाइंड होती हैं कि ये स्विंडल करें
या फिर बरगलाएं, धोखा दें भोले वाले लोगों को इन्वेस्टमेंट के नाम पे। तो आपने सुना होगा ना वो मोदी केयर टाइप स्कीम्स, आप एक आदमी बनाओ, फिर 2 आदमी वो जोड़ेगा, फिर 3 आदमी वो जोड़ेगा, सब लोग साबुन जो है मोदी केयर का लेना। तो ये सारी स्कीम्स अक्सर पैसा लूटने के लिए बनाई जाती हैं, धोखा देने के लिए, ड्यूप करना, डिसीव करना, ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। टेक समवन फॉर अ राइड बहुत अच्छी इडियम है किसी को मूर्ख बनाने के लिए, ठीक है, टू टेक समवन फॉर अ राइड। या फिर टू लीड समवन टू अ गार्डन पाथ, किसी को सब्ज बाग दिखाना, गार्डन का पाथ दिखाना, सब्ज बाग दिखाना, है ना, ये इडियम भी इससे बनती है। दोनों अच्छी इडियम्स हैं, याद रखना, आज पूछी हुई है आपसे। अगला वर्ड अपने पास स्मर्च। स्मर्च का मतलब होता है किसी के नाम पे धब्बा थोपना, किसी के ऊपर दाग लगाना। द पॉलिटिशियन फाइल्ड अ डेफेमेशन केस इन द कोर्ट, पॉलिटिशियन ने एक मानहानि का केस जो है कोर्ट में लगाया, और किसके खिलाफ? अगेंस्ट द न्यूज़ चैनल के खिलाफ। और क्यों? फॉर इट्स स्मर्चिंग और बिस्मर्चिंग रिमार्क्स ऑन हिज फैमिली, न्यूज़पेपर के धब्बा लगाने वाले रिमार्क्स की वजह से जो उसके परिवार पे लगाए गए थे। स्मर्च को बिस्मर्च भी बोलते हैं, दोनों एक ही बात है। आज आप इसका सिनोनिम देखेंगे आर्टिकल में, स्टेन। स्मीयर, डिफेम, स्लेंडर, किसी पे दाग लगाना, धब्बा लगाना, स्टेन करना, ठीक है। चलिए अगला एक फ्रेज है आपके लिए नया, विंक एंड नॉड। देखिए विंक का मतलब होता है आंख मारना, और नॉड का मतलब होता है हाँ या ना करना। विंक एंड नॉड का मतलब होता है सटल या इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। जैसे एक आदमी आपको दूर से आंख मार के या मुंडी हिला के बता रहा हो कि आपको क्या करना है, समझ पा रहे हो? कोई गलत काम आपसे करवाना हो लेकिन आपसे बोला ना जाए, सिर्फ आंख मार करके आपको बता दिया जाए कि ऐसा कर दो। तो ये जो इनडायरेक्ट टाइप का कम्युनिकेशन होता है जो अक्सर गलत कामों में यूज़ होता है, उसको बोलते हैं विंक एंड नॉड, ठीक है। आपको किसी ने पकड़ लिया, पुलिस वाले ने, हेलमेट नहीं पहना हुआ था, आपने अपने पड़ोसी के चचा को फ़ोन करवाया, और फ़ोन क्यों करवाया कि वो विधायक हैं, पुलिस वाले को बोल देंगे कि मेरे को छोड़ दे। तो वो विधायक साहब ने जो काम किया वो विंक एंड नॉड का है, इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन दे दिया पुलिस वाले को कि भाई इसको छोड़ दो, ठीक है। तो ऐसे इसको यूज़ करना है। करप्शन थ्राइव्स व्हेन रूल्स आर इग्नोर्ड विद साइलेंट विंक एंड नॉड्स फ्रॉम दोज इन पावर। करप्शन फलता फूलता है जब रूल्स को इग्नोर किया जाता है चुपचाप कम्युनिकेशन के जरिए उन लोगों के द्वारा जो ऊपर पावर में बैठे हैं, विंक एंड नॉड्स के जरिए। चलिए लास्ट फ्रेज भी इसी से जुड़ा हुआ है, पुल द स्ट्रिंग्स। आपने कठपुतली देखी है? कठपुतली के ऊपर कुछ धागे होते हैं जिनको हिला करके कठपुतली को आप चलाते हैं। अगर किसी चीज़ को भी आप कठपुतली बना के नचाएं, अपने हिसाब से चलाएं, तो आप पुल द स्ट्रिंग्स करेंगे। सबको लगेगा वो चीज़ अपने आप काम कर रही है, लेकिन उस चीज़ के धागे पर्दे के पीछे आपके हाथ में हैं, आप उसको कंट्रोल कर रहे हैं। शी मैनेज टू गेट द प्रमोशन बिकॉज हर अंकल वॉज सीक्रेटली पुलिंग द स्ट्रिंग्स इन द कंपनी। उसने मैनेज किया कि वो प्रमोशन ले पाए क्योंकि उसके चाचा सीक्रेटली पुल द स्ट्रिंग्स करते थे या पर्दे के पीछे से कंट्रोल रखते थे कंपनी के अंदर। तो पुल द स्ट्रिंग्स हमेशा छुप करके किया जाता है। जैसे कठपुतली वाला आपको हाथ नहीं दिखाएगा कभी अपना, है ना, आपको लगेगा कठपुतली खुद से नाच रही है, चल रही है, बोल रही है, लेकिन पुल द स्ट्रिंग्स हो रहा है पीछे से। चलिए ये दोनों इडियम्स बहुत कनेक्टेड हैं, एक दूसरे से सिमिलर हैं। जल्दी से आगे बढ़ेंगे। आर्टिकल पे एक समरी आपको देख किस बारे में लिखा हुआ है। समरी यही है कि इन दोनों को भारत लाना बड़ा मुश्किल हो गया है, और ये भागे इसीलिए क्योंकि 5-5, 10-10 साल तक हमारा आरबीआई और बैंकिंग सिस्टम सोया रहा, और बड़े नेताओं ने बहुत विंक एंड नोड्स का इस्तेमाल किया इन दोनों को भारत से भगाने में। नहीं तो इनका भारत से भागना बहुत मुश्किल था। आप एक बिजली का बिल मत जमा करवाओ, उसी के लिए आपको कोर्ट में बुला लेंगे अगर 10,000 से 20,000 से ज़्यादा का है तो। पता है आपको ये बात? तो 20,000 रुपये का बिजली का बिल ना भरने पे कोर्ट में सज़ा होने का प्रावधान है। कोई आदमी 20,000 करोड़ लेकर के भाग गया नाक के नीचे तो ये अपने आप में किसी की मिली भगत के बिना नहीं होता, ठीक है। आज की टोन है एक्यूजेटरी, एक्विजिशन लगा रहा है सरकार पे। चलिए अब शुरू करते हैं इसको। कह रहा है जी नीरव मोदीज नो हीरा नो ज्वेल इन द क्राउन। कह रहा है जो नीरव मोदी है, जो डायमंड का एक व्यापारी था, कह रहा है ये कोई हीरा नहीं है। हीरा किसको बोलते हैं? बेशकीमती चीज़ को। तो नीरव मोदी अपने आप में कोई बेशकीमती चीज़ नहीं है, ना ही ये कोई ज्वेल इन द क्राउन है। ज्वेल मतलब हीरा, क्राउन मतलब मुकुट। मुकुट का हीरा यानी एक बहुत ही अचीवमेंट, जैसे आपने कोई बड़ा काम कर दिया, ओलंपिक में मेडल जीत लिया, है ना,
तो वो आपके ज्वेल इन द क्राउन हो जाएगा। तो नीरव मोदी जो है वो एक भगोड़ा है, ना कि देश का कोई ज्वेल इन द क्राउन है। चलिए, नीरव मोदी सब्जेक्ट है, एज इसकी वर्ब है। कह रहा है जी, येट ही कंटिन्यूज टू एंजॉय हिज मैजेस्टीज इंडल्जेंस इन अ यूके प्रिजन। कह रहा है फिर भी ये जो हमारा नायाब हीरा है नीरव मोदी भगोड़ा, ये आज भी जारी है कंटिन्यू कि ये इन्जॉय करे, मज़ा उठाए हिज मैजेस्टी की इंडल्जेंस का। हिज मैजेस्टी को बोला जाता है इंग्लैंड की रानी को या राजा को। आपको पता होगा ना, वहाँ पे राजा का सिस्टम है, आज भी इंग्लैंड में चालू है। तो हिज मैजेस्टी राजा साहब के लिए यूज़ होता है। कह रहा है फिर भी यूके की एक प्रिजन में, वहाँ की एक जेल में राजा साहब की या राजशाही की इंडल्जेंस को या लाड को वो भुगत रहा है। इंडल्जेंस होता है किसी की कृपा या लाड, जैसे माँ बाप बच्चों को करते हैं ना, चॉकलेट दे दिया, कुछ खिला दिया, मज़ा करवाने के लिए, खुश करने के लिए। तो राजा साहब उनको आज भी जेल में बहुत खुशी से रख के बैठे हैं। चलिए, ही की वर्ब है कंटिन्यूस। हिज मैजेस्टी मैंने आपको बता दिया, इंग्लैंड की रानी के लिए यूज़ होता है ना, प्रिंस चार्ल्स वगैरह, प्रिंसेस डियाना। कह रहा है जी, किंग ऑफ गुड टाइम्स विजय माल्या रोल्स ऑन। कह रहा है अगर फिर विजय माल्या की बात करें, जिसको बोलते हैं किंग ऑफ गुड टाइम्स, ये एक स्लोगन है इनकी, शायद बियर का या कैलेंडर का, है ना, मुझे अच्छे से याद नहीं है। उनकी बियर आती थी किंगफिशर और कैलेंडर भी आता था किंगफिशर कैलेंडर, तो उसके ऊपर स्लोगन लगता था किंग ऑफ गुड टाइम्स। कह रहे हैं जो विजय माल्या हैं, कैलेंडर वाले बाबू, बियर वाले बाबू, ये भी रोल ऑन करते हैं, जारी रखते हैं अपना खेल। रोल ऑन करना यानी मतलब मज़े से काटना अपनी ज़िंदगी, आगे से आगे रोल करते रहना, रोज़ एक नया दिन, एक नया मज़ा। और कब, कहाँ, ऑल्सो इन यूके, यूके में ही। और कैसे, नाउ क्लेमिंग ही इज़ एंटाइटल्ड टू रिलीफ। अब इस क्लेम को ठोकते हुए, दावे को ठोकते हुए कि ये एंटाइटल्ड हैं, ये लायक हैं, इनको हक है रिलीफ का या थोड़ी राहत का। मतलब ये यूँ बोलते हैं कि बहुत केस वेस चल गया मेरे ऊपर, अब मुझे छूट दे दो, थोड़ा टाइम मैं भी, है ना, आराम से मौज मस्ती करूँ, मैं कोर्ट में नहीं आना चाहता। चलिए, विजय माल्या की वो है रोल्स ऑन। रोल ऑन करना मैंने आपको बता दिया, ज़िंदगी को जीना प्यार से, धीमे धीमे, वन डे एट ए टाइम। ही की वर्ब है हिज। इंडिया में आने से पहले इनकी बहुत डिमांड्स हैं कि इस जेल में नहीं जाऊंगा, उस जेल में नहीं जाऊंगा, है ना। कह रहा है माल्या एंड मोदी आर रिमाइंडर्स फॉर इंडियाज़ गवर्नमेंट्स एंड बिजनेसेस। ये दोनों फाइनेंशियल भगोड़े रिमाइंडर हैं, एक सूचक हैं, एक निशान है भारत की सरकारों और बिजनेसेस के लिए। रिमाइंडर मतलब जो किसी चीज़ की याद को ताज़ा करवाए। अच्छा, क्या याद ताज़ा करवाते हैं भाई? रिमाइंडर ये हैं, व्हेन दोज गिल्टी ऑफ ग्रोस फाइनेंशियल क्राइम्स डू नॉट गेट पनिश्ड, देयर गुड फॉर्च्यून पोजेस अ क्वेश्चन टू द ट्रिनिटी ऑफ गुड प्रैक्टिसेस। कह रहा है जी, जो लोग, कह रहा है जब वो लोग दोस्त जो गिल्टी हों या जो कसूरवार हों बहुत ख़राब फाइनेंशियल क्राइम्स के, कह रहा है जब उनको सज़ा ना मिले, दे डू नॉट गेट पनिश्ड। जब जब ऐसा होता है तब क्या होता है भाई? तब तक गुड फॉर्चून जो है या अच्छा भाग्य जो है इन लोगों का, वो खड़ा करता है एक सवाल को इस ट्रिनिटी के सामने, इस तिकड़ी के सामने जो है अच्छी प्रैक्टिसेस की। और क्या है ये ट्रिनिटी? एक्सेस टू कैपिटल, रोबस्ट रेगुलेशन, ऑनेस्ट ओवरसाइट। कि कैपिटल तक, पूंजी तक सभी का एक्सेस हो, रेगुलेशन या फिर नियम जो है रोबस्ट हो, मजबूत हो, और ऑनेस्ट हो यानी ईमानदार हो, निगरानी या ओवरसाइट। तो यही तीन चीज़ें तो चाहिए इकॉनमी चलाने के लिए। सबको पैसा मिले, सही नियमों से मिले और सही निगरानी के साथ मिले। लेकिन जब जब ऐसे लोगों को कुछ क्राइम का पनिशमेंट नहीं मिलता ना, तो इस तिकड़ी जो है गुड प्रैक्टिसेस पे सवाल उठने लगते हैं कि कहाँ इसमें कमी रह गई कि माल्या और मोदी जैसे लोग पैदा हुए। चलिए, दोज यहाँ पे सब्जेक्ट है, दोज की वर्ब है डू नॉट गेट पनिश्ड। गिल्टी यहाँ पे एडजेक्टिव है, एक्चुअल में सब्जेक्ट नहीं है ये। एडजेक्टिव कैसे सब्जेक्ट बनेगा? बन सकता है? नहीं बन सकता ना। चलो, ये मेरी टीम वालों को मैं देता हूँ, गलती कर देते हैं कभी कभी, कोई बात नहीं। अब इसको मैं सब्जेक्ट बना देता हूँ दोज को। चलो, फॉर्चून यानी नसीब, गुड फॉर्चून, अच्छा नसीब, इसकी वर्ब है पोजेस। ट्रिनिटी मैंने आपको बता दिया, ट्रॉयका या इसको बोल सकते हैं ट्रायो, तिकड़ी को बोलते हैं जो है ट्रिनिटी। ओवरसाइट का मतलब होता है निगरानी या फिर मॉनिटरिंग। ठीक है, चलो नेक्स्ट पैराग्राफ। अब बताएगा दोनों की कहानियाँ छोटे छोटे वर्ड्स में। माल्या सिक्योर्ड लोन्स ऑफ 9,000 करोड़ अगेंस्ट इन्फ्लेटेड वैल्यूएशंस ऑफ किंगफिशर एयरलाइंस। विजय माल्या ने सिक्योर कर लिया या पा लिया, ऑब्टेन कर लिया 9,000 करोड़ के लोन्स को
इन्फ्लेटेड वैल्यूएशन के सामने, इन्फ्लेट यानी किसी चीज़ को फुला देना गुब्बारे की तरह, तो गुब्बारे की तरह फुला दिया उसने वैल्यूएशन या कीमत को अपनी किंगफिशर एयरलाइन की। 500 की चीज़ को 5000 का बता करके उस पर 15,000 का लोन ले लिया। ऐसा काम इसने करके दिखाया। कह रहा है जी दैट वर इंजीनियर्ड बाय फॉल्सिफाइड फाइनेंशियल्स, और ये वो वैल्यूएशंस थी जो इंजीनियर की गई थी, जो खुद घर बनाई गई थी गलत डॉक्यूमेंट्स के जरिए या फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स के जरिए जो फॉल्सिफाइड थे। समझ गए? चलिए, माल्या की वॉब है सिक्योर्ड, माल्या ने सिक्योर किया इतने लोन्स। इन्फ्लेटेड यानी फुलाई हुई, गुब्बारे में हवा भर के गुब्बारे को आप बड़ा कर देते हैं ना, वैसे ही अपनी एयरलाइंस जो बहुत घाटे में चल रही थी, नुकसान में चल रही थी, उसको फ़ायदे में दिखा करके गलत कागजातों के जरिए उसकी वैल्यूएशन बढ़ा के बड़ा सा लोन उस पर उठा लिया। इन्फ्लेट करना यानी फुलाना, इन्फ्लेट करना यानी इंक्रीज इन साइज़, ठीक है। डिफ्लेट इसका बिल्कुल उल्टा होता है, किसी का हवा निकालना, या डिक्रीज इन साइज़, डिक्रीज इन साइज़। और इन दोनों से मिलता है कन्फ्लेट, जब दो चीज़ों को मिला करके फुला दिया जाए, दो चीज़ों को इकट्ठा करके मिक्स करके उनका आकार या साइज़ बड़ा कर दिया जाए, तो इसको बोलते हैं मिक्स और ब्लेंड टू या मोर देन टू एलिमेंट्स, ठीक है, ब्लेंड थिंग्स। समझ गए ना? कन मतलब साथ में इन्फ्लेट से बना है, कन्फ्लेट, कन प्लस में इन्फ्लेट, चीज़ों को मिला करके उनके साइज़ को बड़ा कर देना। ऐसे वर्ड्स को याद रखोगे तो याद रहेंगे, है ना, कहानी की तरह। कह रहा है जी ही कन्विंस्ड लैंडर्स एन SBI लेड कंसोर्शियम ऑफ 14 बैंक्स टू एक्सेप्ट द ब्रांड एज कोलेट्रल। उसने मना लिया लैंडर्स को, लैंडर का मतलब होता है फाइनेंशियल लैंग्वेज में बैंक्स। उसने बैंकों को कन्विंस कर लिया, और वो एक बैंक का लैंडर्स कौन थे? लैंडर्स SBI के अगुवाई में एक कंसोर्शियम था, एक ग्रुप था 14 बैंक्स का। और क्या कन्विंस किया कि वो एक्सेप्ट कर लें उसकी ब्रांड को ही कोलेट्रल की तरह या गारंटी की तरह। कह रहा है जी एन एक्स्ट्रॉर्डनरी डिसीजन बाय बैंकर्स, ये अपने आप में ही बड़ा खतरनाक, एक्स्ट्रॉर्डनरी, बहुत ही असामान्य सा डिसीजन था बैंकों के द्वारा। तो घर के कागजात रखने की बजाय आप ये बोलो कि मेरा नाम है वही गारंटी है, ये ऐसी बात हो गई ना, भाई मेरा नाम बहुत है शहर में तो मुझे लोन दे दो, और मेरे घर के कागजात का क्या करोगे, मेरा नाम गारंटी है। वैसे इसने अपनी ब्रांड को ही गारंटी बना करके लोन उठा लिया। कोलेट्रल आपको याद होगा, गारंटी को बोलते हैं, ही की वो बाय कन्विंस्ड। कह रहा स्मॉलर बैंक्स टुक द क्यू फ्रॉम डैडी SBI विच क्लासिफाइड किंगफिशर एयरलाइंस एज विलफुल डिफॉल्टर ओनली इन 2014। कह रहे छोटे बैंक्स थे SBI से, उन्होंने टेक द क्यू किया या उन्होंने हिंट को पकड़ लिया बड़े बैंक डैडी SBI से। अब मान लो कोई करोड़ वैश्या बैंक है, SBI ने बोल दिया कि माल्या की कोलेट्रल जो है उसकी वैल्यूएशन को मान लेते हैं, उसकी साख ही उसकी कोलेट्रल है, तो छोटे बैंकों ने भी, समझ गए ना, जो बोला SBI ने मान लिया, तो उन्होंने टुक द क्यू लिया, एग्जाम्पल को फॉलो किया SBI के, डैडी SBI के। और ये वही SBI है जो बहुत बाद में नींद से जगा और उसने क्लासीफाई किया या कैटेगराइज किया किंगफिशर को एक जानबूझ करके डिफ़ॉल्टर या भगोड़ा 2014 में जा करके, ओनली इन 2014। और कब? ईयर्स आफ्टर द एयरलाइन डिफ़ॉल्टेड, कई सालों बाद जब एयरलाइन डिफ़ॉल्ट कर चुकी थी, या फिर यूँ कह दे बैंकरप्ट हो चुकी थी। तो SBI क्या बोला? सुत्ती पई सी, है ना। एयरलाइन तो कब से ही 2009-10 से ही घाटे में थी, बैंकरप्सी कगार में थी। 2014 में SBI को लगा जा करके कि गलत लोन दे दिया है और माल्या पैसा नहीं देगा। चलिए, स्मॉलर बैंक्स की वो है टुक द क्यू, टेक द क्यू करना, किसी बड़े आदमी का एग्जाम्पल फॉलो करना, है ना, उसी की बात को मान लेना, भाई ये कर रहा है तो सही कर रहा होगा, है ना, टेक द क्यू। विच आया SBI के लिए, वो है क्लासीफाइड विलफुल डिफ़ॉल्टर यानी जानबूझ के पैसा ना देने वाला भगोड़ा। एयरलाइन की वो है डिफ़ॉल्टेड। कह रहा है जी डाइवर्जेंस ऑफ लोन अमाउंट्स टू शेल कंपनीज मेंट कैपिटल टुक फ्लाइट लॉन्ग बिफोर माल्या डिड। कितना प्यारा सेंटेंस है। कह रहा है जी जो डाइवर्जन है लोन अमाउंट्स का, डाइवर्जन यानी मुंह मोड़ देना, रास्ता मोड़ देना, लोन के पैसों को जो रास्ता मोड़ देने का काम है शेल कंपनीज तक, नकली कंपनियों तक। कह रहा है इसका मतलब ये था कि ये सारी पूंजी टेक फ्लाइट कर गई या उड़ गई बहुत पहले, और किसके? जब माल्या उड़ा देश से भागा। तो विजय माल्या 2014-15 में भागे थे, उससे पहले ही 2011-12 तक ये सारा पैसा बाहर जो है अपनी ही नकली कंपनियां बना करके उनके अकाउंट्स में ट्रांसफ़र कर चुके थे। बना ना, कैपिटल तो बहुत पहले ही उड़ गई थी माल्या के उड़ने से पहले। डाइवर्जन की वर्ब है मेंट, डाइवर्जन यानी मुंह को मोड़ना किसी चीज़ के,
रास्ते को मोड़ना। कैपिटल की वर्ब है टुक फ्लाइट, माल्या की वर्ब है डिड। कह रहा है जी बट आरबीआई फेल टू क्लासीफाई माल्याज लोन्स एज एनपीएस। कह रहा है लेकिन फिर भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की पता नहीं क्या मजबूरी थी, वो हमेशा नाकामयाब रहा क्लासीफाई करने में, कैटेगराइज करने में माल्या के लोन्स को एनपीए के तौर पे, नॉन परफॉर्मिंग एसेट के तौर पे या डूबत के तौर पे। तो आरबीआई पता नहीं किस मजबूरी में रहता आया कि कभी बोल नहीं पाया कि माल्या को जो लोन गए हैं वो डूबत है ना। किसी का ज़रूर किसी ने पुल द स्ट्रिंग्स किया होगा आरबीआई को कि माल्या को भगोड़ा नहीं बोलना है। चलिए, कह रहा है वीक रेगुलेशन एंड नेटाडम्स विंक एंड नॉड सॉ माल्या एक्सपैंड। कह रहा है जो कमज़ोर नियम थे और जो नेताडम था, नेताडम का मतलब होता है नेतागिरी, है ना। इस नेता का फ़ोन आ गया उस नेता के पास, एक फ़ोन आरबीआई के पास, एक फ़ोन एसबीआई के पास, और इनका जो विंक एंड नोड है, विंक एंड नोड क्या होता है, इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। कह रहा है इन दोनों चीज़ों ने ना देखा माल्या को एक्सपैंड होते हुए, इन दोनों चीज़ों की वजह से माल्या जो है बढ़ता गया, एक्सपैंड होता गया। एंड गेट अवे विदाउट अ रीपेमेंट प्लान, और भाग भी निकला बिना चुकवनी करे, रिपेमेंट करना यानी किसी चीज़ का भुगतान करना। ठीक है, तो पैसा लिया लेकिन भुगतान किए बिना भाग गया, बहुत पैसा एक्सपैंड करके इसने कमाया भी। चलिए, वीक रेगुलेशन और विंग एंड नॉड। वीक रेगुलेशन यानी कमज़ोर नियम, और विंग एंड नॉड आप समझ चुके होंगे, आंख मिचोली जो आप करते हैं किसी के साथ, है ना, चोरी छुपे बताते हैं कि ये कर दो वो कर दो। इन दोनों की वर्ब है सॉ, दूसरी वर्ब है गेट अवे विद। गेट अवे विदाउट यानी किसी चीज़ के बिना निकल जाना, बिना पैसा दिए भाग गए। कह रहा है हिज 3000 स्ट्रॉन्ग वर्कफोर्स वॉज ऑल्सो अबैंडन्ड बाय लॉ। उसकी जो 3000 स्ट्रॉन्ग वर्कफोर्स थी, स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है के जितनी, उसके 3000 के जितने एम्प्लॉयज़ जो थे वो भी अबैंडन्ड हो गए, बीच रास्ते उनको छोड़ दिया गया कानून की तरफ से अगर देखा जाए बाय लॉ। गिवन पुअर इन्फोर्समेंट ऑफ लेबर लॉज एंड एविएशन सेक्टर्स लैक्स रेगुलेशंस। और ये इसलिए हुआ गिवन देखते हुए जो ख़राब तरीके से इन्फोर्स किया जाता है लेबर लॉज को भारत में, और जो एयरलाइन सेक्टर जो है, एविएशन सेक्टर जो है, उसके रेगुलेशन जितने लैक्स हैं, ढीले हैं, कोताही वाले हैं। नहीं तो किसी को आप अचानक से नौकरी में नहीं निकाल सकते, है ना, नौकरी से। लेकिन ये भाई साहब तो 3000 को रास्ते पे छोड़ के अपने एम्प्लॉयज़ को भाग गए, क्योंकि लेबर लॉज भारत में नाम के हैं, कुछ ज़्यादा इन्फोर्समेंट उनका नहीं होता। चलिए, वर्कफोर्स की वर्ब है वॉज ऑल्सो अबैंडन्ड। कह रहा है जी द अदर कॉन द डायमंड मर्चेंट स्विंडल्ड पीएनबी ऑफ 13,000 करोड़ एंड सिट्स प्रेटी इन यूके जेल फॉर ईयर्स। कह रहा है दूसरा जो कौन है, कौन होता है स्विंडलर, स्कैमस्टर, धोखेबाज, कौन मैन। कह रहा है जो दूसरा भगोड़ा था, धोखेबाज था, डायमंड का व्यापारी, इसने भी स्विंडल किया, धोखा दिया, या इसने फिरकी ली पीएनबी की, पंजाब नेशनल बैंक की 13,000 करोड़ की। और ये सिट प्रेटी करता है, बड़ी शांति से कंफर्टेबल होकर बैठा है यूके की जेल में सालों से, 4 ईयर्स। तो ये नीरव मोदी की बात कर रहा है। अनदर कौन या अदर कौन, है ना, वर्ब है इसकी सिट्स प्रेटी, और दूसरी वर्ब है स्विंडल। स्विंडल करना, टेक समवन फॉर अ राइड करना, या टू शो समवन अप द या डाउन द गार्डन पाथ। याद है ना वो इडियम, सब्ज बाग दिखाना। चलिए, 2 पैराग्राफ्स के अंदर पूरा आपको हिस्ट्री बता दिया। लास्ट पैराग्राफ में बताएगा, छोटा सा पैराग्राफ है कि ये करने वाले कौन थे, है ना। मतलब ये तो जो भागे बेशरम, इनके पीछे कितने बेशरम है जिनकी वजह से भागे, है ना। एक ग्रामर कॉन्सेप्ट है, फटाफट इसको देख लो, बहुत आसान है। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि ड्यूरेशन या पॉइंट ऑफ टाइम आ जाए, POT, पॉइंट ऑफ टाइम या ड्यूरेशन आ जाए किसी भी एक्शन का, तो उसके साथ में परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का ही इस्तेमाल होता है। चलो, कैसे होगा भाई। इट रेन्स सिंस 3 PM, बरसात होती है 3 बजे से, बरसात होती है 3 बजे से। अब आप बोलोगे सर बरसात होती है से क्या मतलब है, इट इज़ रेनिंग लिखो, है ना, इट रेन्स गलत है। तो इट रेन्स तो गलत है ही, मैं आपसे ये कह रहा हूँ इट इज़ रेनिंग भी गलत है। क्यों? क्योंकि 3 बजे से ये काम हो रहा है, पॉइंट ऑफ टाइम आपको दे दिया गया है, काम कब से शुरू हुआ। मान लीजिए अब 8 बज रहे हैं तो 5 घंटे हो चुके हैं ना। तो जब भी किसी काम की ड्यूरेशन या पॉइंट ऑफ टाइम मिल जाए तो ना तो इंडेफिनिट ना कंटिन्यूस, आपको यूज़ करना है परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूस। तो आप कोशिश करें परफेक्ट कंटिन्यूस का इस्तेमाल करें, और आप लिखें इट इज़ रेनिंग की जगह इट हैज़ बिन रेनिंग। समझ गए। परफेक्ट कब लगाना है ये भी बता दूंगा। अभी आप परफेक्ट कंटिन्यूस लगाने की कोशिश करें जब भी आपको
ड्यूरेशन मिल जाए काम की या पॉइंट ऑफ टाइम मिल जाए। वी आर विजिटिंग दिस प्लेस एवरी ईयर फॉर द लास्ट 10 ईयर्स। हम विजिट कर रहे हैं इस प्लेस को हर साल पिछले 10 सालों से। फॉर लगा करके आप ड्यूरेशन लिखते हैं और सिंस लगा करके आप काम की शुरुआत लिखते हैं। बरसात 3 बजे से हो रही है और हम 10 सालों से यहाँ आ रहे हैं, समझ गए ना। तो फॉर ड्यूरेशन है तो वी आर विजिटिंग गलत है, यहाँ लिखना पड़ेगा वी हैव बिन विजिटिंग। क्लियर। चलो, द कंपनी चीटेड इट्स कस्टमर्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। कंपनी ने चीट किया इसके कस्टमर्स को बहुत लंबे वक्त तक। चीटेड पास्ट टेंस, मैं क्या बता रहा हूँ, परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूस लगेगा। बहुत लंबे टाइम से ये काम हो रहा है, ड्यूरेशन आपको दे दी गई है, तो चीटेड की जगह हैड बिन चीटिंग। हैड बिन क्यों लगाया? क्योंकि चीटेड पास्ट टेंस था, इसीलिए मुझे पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करना होगा। प्रेजेंट लिखा होता तो प्रेजेंट परफेक्ट कर सकता था। तो कंपनी हैड बीन चीटिंग इट्स कस्टमर्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब देखो लास्ट वाला, वी नो ईच अदर सिंस 2010। हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं 2010 से। क्या करना है भाई, पॉइंट ऑफ टाइम दे दिया गया है, 2010 से काम हो रहा है। वी नो इंडेफिनिट टेंस है, क्या करेंगे, परफेक्ट कंटिन्यूस बनाएंगे। तो मुझे लिखना होगा वी हैव बिन नोइंग। ऐसा ही करना पड़ेगा ना भाई, परफेक्ट कंटिन्यूस बनाना पड़ेगा। काम तो 2010 से हो रहा है, 10 सालों से हो रहा है, लंबे वक्त से हो रहा है। तो क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मुझे परफेक्ट कंटिन्यूस बनाना होगा। लेकिन ध्यान रखना, नो एक ऐसी वर्ब अंग्रेजी में जो कभी भी आईएनजी फॉर्म में यूज नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि किसी को जानते हैं या नहीं जानते हैं, इस काम में कोई टाइम स्पेंड नहीं हो रहा। आप खाना खा रहे हैं तो एक एक्शन है जिसमें कुछ टाइम लगेगा। आप सीढ़ी चढ़ रहे हैं तो एक एक्शन है जिसमें टाइम लगेगा। आप हंस रहे हैं तो भी एक एक्शन है, हंसने में भी टाइम लगेगा। लेकिन जानने में, जिस मोमेंट पे आप किसी को जान लेते हैं तो वो मोमेंट पे आप नो करते हैं या फिर आप उसको नहीं जानते हैं। ये वो सारी वर्ब्स हैं जिनको स्टेटिक वर्ब्स बोलते हैं, जो एक अवस्था को बताती हैं और इनमें कोई भी टाइम का कंजम्पशन आप होता हुआ नहीं देखेंगे। किसी चीज़ से प्यार है तो है, नहीं है तो नहीं है। लाइक करते हैं तो करते हैं, समझते हैं तो समझते हैं। कोई चीज़ से बिलोंग करते हैं या कोई चीज़ आपको बिलोंग करती है तो है, नहीं करती है तो नहीं करती। यानी उसी मोमेंट में फैसला हो जाएगा। गाड़ी जैसे ही आपने खरीदी, चाबी आपके हाथ में आई, हाथ में आते ही गाड़ी आपकी हो गई। टाइम इसमें कुछ कंजम्पशन नहीं हुआ। तो द कार इज बिलोंगिंग टू मी, है ना, आई एम हैविंग दिस कार, आई एम ओनिंग दिस हाउस, ऐसा नहीं। इसलिए इन वर्ब्स को याद रखें, स्टेटिक वर्ब्स को बेसिक्स में करवाया हुआ है। कंटिन्यूस टेंस में या परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में इनका इस्तेमाल नहीं होता। तो क्या करें, हैव बिन नोइंग गलत है, नहीं यूज़ कर सकते, आपको लिखना पड़ेगा वी हैव। इसलिए बताया था परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल भी कभी कभी करना पड़ता है जब ऐसी वर्ब्स आपके पास आ जाएं और परफेक्ट कंटिन्यूस आप ना लगा पा रहे हो। चलिए, एडवांस कॉन्सेप्ट था, आसान भाषा में आपने सीखा। एक बार इसको रिवाइंड कर लेना। लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको एक होमवर्क के तौर पे। द फैमिली ओन्स दिस प्लेस फॉर मैनी जनरेशंस। परिवार इस प्लेस को ओन करता है बहुत जनरेशन से, बहुत सारे पीढ़ियों से। ठीक है, इस जगह को परिवार जो है ओन करता है। ऑन को देख लेना, स्टेटिक वर्ब है, उसी हिसाब से बनाना। परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस क्या बनाना चाहते हैं कमेंट्स में डालना, सही गलत आपको वही बताएंगे। बढ़े आगे, चलो लास्ट पैराग्राफ। कराची द ड्यूओ डिफ्रॉडेड गवर्नमेंट बैंक्स एंड देयर फॉर इंडियन टैक्स पेयर्स ऑफ 100 of crores। कह रहा है इस दुकड़ी ने, इस जुगलबंदी ने, ड्यूओ ने डिफ्रॉड किया या स्कैम किया गवर्नमेंट बैंक्स को, और इस प्रकार से भारत के टैक्स पेयर्स को ही सैकड़ों करोड़ों का। भाई सरकारी बैंक, सरकार का पैसा हमारा ही पैसा है, आप ही ने कुछ खरीदा था, वो जीएसटी में और मेरा इनकम टैक्स कट के सरकार के पास गया है और वो सरकार हमारे ऊपर ही लगाएगी। तो इस डीओ ने मिलकर के सरकार के, या फिर यूं कह दें हमारे ही पैसे को लेकर के डिफ्रॉड किया है। डिफ्रॉड करना, स्कैम करना, चीट करना। कह रहा द ब्लेम स्क्वेयरली लाइज ऑन रेगुलेटर्स एंड इन्फोर्समेंट एजेंसीज। सारा ब्लेम जो है सीधे सीधे स्क्वेयरली लाई करता है एक तो रेगुलेटर्स पे और दूसरा इन्फोर्समेंट एजेंसीज पे, उन सारी संस्थाओं पे जिनका काम था इसको रोकना। स्क्वेयरली मतलब डायरेक्टली। कह रहा है ऑफ कोर्स वी नीड एन एग्रेसिव एंटरप्रेन्योर कल्चर। कह रहा है ये बात भी सच है, हमें भी एक एग्रेसिव एंटरप्रेन्योर कल्चर की ज़रूरत है। एक ऐसा कल्चर हमें चाहिए भारत में जिसमें व्यापार अच्छे से हो सके। हम नहीं कहते हैं कि मीडिया वाले की तरह किसी को लोन ना मिले, लोन मिलना ज़रूरी है। कह रहा है बट
ओनली रॉबस्ट रेगुलेशन एंड इक्वल एक्सेस टू कैपिटल एंश्योर आउटकम्स बेस्ड ऑन फेयर प्रैक्टिसेस। कह रहा है लेकिन सिर्फ मजबूत रोबस्ट रेगुलेशन यानी नियम कायदे और बराबरी का जो एक्सेस है, पहुंच है पूंजी तक, यही इंश्योर करेंगे ऐसे आउटकम्स या नतीजों को जो अच्छी प्रैक्टिसेस पे बेस्ड हों, अच्छे कामकाज के ऊपर आधारित हों। तो पैसा मिलना चाहिए लेकिन सबको इक्वल एक्सेस होना चाहिए, टैलेंट के हिसाब से, है ना, अपनी एक्सपर्टीज़ के हिसाब से। रेगुलेशन मजबूत हो, कोई भी आदमी पैसा लेके भागे तो उससे सही इंसाफ हो। रेगुलेशन और एक्सेस की वर्ब है इंश्योर, ठीक है, इंश्योर, इंश्योर करना, पक्का या सुनिश्चित करना। कह रहा जी द नेक्स्ट माल्या और मोदी विल स्टेन इंडियाज़ रेपुटेशन फॉर डूइंग बिजनेस इवन मोर। कह रहा अब अगला माल्या या मोदी जो आएगा वो धब्बा लगाएगा भारत की रेपुटेशन पे बिजनेस करने में और ज़्यादा। और क्यों लगाएगा? बिकॉज द इकॉनमी इज़ बिगर एंड सो आर द स्टेक्स। करेक्ट, क्योंकि इकॉनमी अब और बड़ी है और इसी वजह से दावे या स्टेक्स जो हैं वो भी ज़्यादा बड़े हैं। तो जो 10 साल पहले फ्रॉड हुए थे अब उससे 10 गुना बड़े फ्रॉड्स होंगे अगली बार जब कोई माल्या पकड़ा जाएगा, क्योंकि अब इकॉनमी का साइज बड़ा हो चुका है। चलिए नेक्स्ट माल्या और मोदी की वो है विल स्टेन, स्टेन करना, स्मर्च करना, किसी के ऊपर स्मीयर करना, धब्बा लगाना, है ना, किसी के ऊपर, समझ गए ना, किसी की रेपुटेशन को ख़राब करना। इकॉनमी की वर्ब है इस, स्टेक्स की वर्ब है, स्टेक्स की वर्ब है आर। कह रहा है जी बट यूके कोर्ट्स आर नॉट ब्लेमलेस। कह रहा है लेकिन यूके की अदालतें भी ब्लेमलेस नहीं हैं, उनको भी आप बिना कसूरवार ठहराए नहीं छोड़ सकते। क्यों? कैन वी हैव विजय माल्या एंड नीरव मोदी बैक होम एज अ क्रिसमस गिफ्ट फ्रॉम ब्रिटेन। क्या हम हैव कर सकते हैं या रख सकते हैं विजय माल्या और नीरव मोदी को फिर घर पे क्रिसमस गिफ्ट की तरह जो हमें ब्रिटेन से मिल जाए? तो लास्ट में अपनी ख्वाहिश जता रहा है कि ये भी हो सकता है ना, अंग्रेज़ बोले इस बार क्रिसमस पे या न्यू ईयर पे कि 2 गिफ्ट हैं आपके लिए, पैकिंग करवा के भिजवा रहे हैं फ्लिपकार्ट से, अमेजोन से, एक में विजय माल्या है, एक में नीरव मोदी है, अपना अपना कर लेना हिसाब। चलिए लास्ट में सवाल पूछा गया, कैन यानी हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है, मेन वर्ब बाद में रखी गई है, सब्जेक्ट के लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, इसलिए इन्वर्जन किया गया है। ईजी टू रीड आर्टिकल था लेकिन इन्फॉर्मेटिव था। जल्दी से आ जाओ अपने क्विज़ पे। क्लास कैसी लगी आज की बताना। कभी कभी हल्की फुल्की क्लास रखता हूँ ताकि ओवर बर्डन फील ना करो, क्योंकि द हिंदू का जो लेवल है 15-20 दिन में हर आदमी का क्या है, बर्नआउट हो जाता है ना। तो बीच बीच में इजी लेकर के आए ताकि आपका इंटरेस्ट और मोटिवेशन दोनों बना रहे। क्विज़ भी आसान है, आराम से वीडियो को पॉज करना है भाई और 8 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। कॉलम ए और कॉलम बी मैच होंगे। मान लीजिए सब्ज बाग दिखाना, लीड समवन टू द गार्डन पाथ, इसका मतलब होता है प्लेज। मान लो प्लेज होता है तो 1 से जुड़ जाएगा सी, है ना। मान लो 5 से जोड़ना हो ए, तो इस तरह से सबको जोड़ दो। कमेंट सेक्शन में फर्स्ट कमेंट में मैंने आंसर डाल दिए हैं, वहाँ से मैच करना, ठीक है। सब लोग खुद से ट्राई दें। आउट ऑफ 8 कितने मार्क्स मिले ज़रूर से बताना। कल की क्लास में आपसे होगी मुलाकात। ज़रूर से एक लाइक और एक शेयर दें। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू अगेन इन एडवांस अंटिल देन। और हाँ, ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लें। कमेंट सेक्शन में ऐप का लिंक दिया गया है। जो भी कोर्स आपकी नीड है अफोर्डेबल प्राइस में आप अपने एग्ज़ाम को प्रिपेयर कर सकते हैं, एसएससी, बैंकिंग, यूपीएससी या स्टेट पीएससी एग्ज़ाम को। ये टीम का नंबर है, इस पर व्हाट्सएप करके आप टीम से बात भी कर सकते हैं अगर आपकी कुछ क्वेरीज हो।